नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जो जिसने भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1857। इसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे इसके पीछे और इसका नतीजा क्या रहा। हाँ, क्योंकि सिर्फ जैसा आपने कहा सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, इसमें समाज के कई तबके शामिल थे। बिल्कुल, किसान, जमींदार, कारीगर, आम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। आखिर वो क्या वजहें थीं, क्या बातें थीं जो इतने बड़े असंतोष को जन्म दे रही थीं? देखिए, वजह कई थी और काफी गहरी थी। राजनीतिक स्तर पे अगर देखें तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब वो गोद लेने की नीति को रद्द करके राज्यों को हड़पने की जो नीति थी, हाँ हाँ। वो एक बहुत बड़ी वजह बनी। झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कई राज्य अंग्रेजी राज में मिला लिए गए। और अवध का भी तो विलय हुआ था ना शायद 1856 में। बिल्कुल। अवध पर तो कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया। अब सोचिए, इससे भारतीय शासकों में कितना गुस्सा और असुरक्षा की भावना आई होगी। लगा होगा कि अंग्रेजों पर भरोसा करना मुश्किल है। ये तो हुई शासकों की बात। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ये सिर्फ राजाओं का गुस्सा नहीं था। आम आदमी कैसे प्रभावित हो रहा था, रोजी रोटी पर क्या असर था? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। असल में अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थीं, वो आम लोगों की कमर तोड़ रही थीं। जमीन पर लगान इतने भारी थे कि किसानों के लिए देना लगभग नामुमकिन हो गया था। और ना दे पाने पर जमीन चली जाती थी। बिल्कुल, जमीनें छिन जाती थीं। फिर ब्रिटेन की मिलों से सस्ता माल आने लगा, जिससे यहाँ के कारीगर, बुनकर, उनका काम ठप पड़ गया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ओह। और तो और किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो खाने की फसलें छोड़कर नील और कपास जैसी नकदी फसलें उगाएं। जिसका फायदा अंग्रेजों को होता था। हाँ, नतीजा ये हुआ कि अनाज की कमी होने लगी। तो मतलब किसान, कारीगर, हर कोई परेशान था। यानी जमीन जाने का डर, पेट भरने का संकट, काम धंधा चौपट, ये तो वाकई चौतरफा मार पड़ रही थी। इसके अलावा भी कुछ था, सामाजिक या धार्मिक स्तर पर कुछ? हाँ, बिल्कुल था। अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं था। वो खुद को श्रेष्ठ समझते थे। फिर उन्होंने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा रोकना, विधवा विवाह को कानूनी बनाना। जो शायद अच्छे इरादे से किए गए हों। इरादा शायद नेक था, लेकिन उस वक्त के समाज के एक बड़े हिस्से को ही अपनी परंपराओं में दखलंदाजी लगी। और फिर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ रही थीं। स्कूलों में पश्चिमी शिक्षा, इससे एक डर फैल गया कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। मतलब धर्म खतरे में है वाली भावना। तो ये सब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सब मिलकर एक तरह का बारूद इकट्ठा हो रहा था। बस एक चिंगारी की देर थी। वो चिंगारी कहाँ से आई? शायद सेना से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सेना के अंदर भी भेदभाव और गुस्सा लंबे समय से था। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन, खराब सुविधाएं, तरक्की के मौके नहीं, नस्लीय ताने अलग। और कुछ नियम भी थे जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे, जैसे वो समुद्र पार जाने वाला नियम। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूसों की कहानी। वही। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। बिल्कुल। और इन्हें इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। ओह। यानी हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। जाहिर है, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, सूअर मुसलमानों के लिए हराम। दोनों को लगा कि ये जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। तो ये थी वो चिंगारी। इसके बाद क्या हुआ? ये खबर फैली कैसे और विद्रोह कैसे शुरू हुआ? असर फौरन हुआ। 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे नाम के सिपाही ने इन कारतूसों के इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में अफसरों पर हमला कर दिया। हाँ, मंगल पांडे का नाम तो सब जानते हैं। उन्हें पकड़कर 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत ने आग लगा दी। उन्हें इस क्रांति का पहला शहीद माना जाता है। मंगल पांडे ने चिंगारी सुलगाई, लेकिन जो बड़ा धमाका हुआ वो तो मेरठ में हुआ, 10 मई 1857। बिल्कुल। मेरठ में 9 मई को 85 सिपाहियों ने कारतूस लेने से मना किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। अगले दिन 10 मई की शाम बाकी सिपाहियों ने बगावत कर दी, जेल तोड़ी, साथियों को छुड़ाया, अफसरों को मारा और दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, ये एक नारा नहीं, एक रणनीति थी, है ना? दिल्ली में मुगल बादशाह, हाँ, भले ही नाम मात्र के शासक थे, बहादुर शाह जफर, पर वो अब भी भारत की एकता के प्रतीक थे।
तो विद्रोही सिपाही रात भर चलकर 11 मई को दिल्ली पहुंचे। और वहां क्या हुआ? दिल्ली में अंग्रेजों को मारकर शहर पर कब्जा किया और बूढ़े बहादुर शाह जफर को मना लिया कि वो विद्रोह का नेतृत्व करें। उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया। इस कदम ने विद्रोह को कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश की। दिल्ली पर कब्जा और बादशाह का नेतृत्व, ये खबर तो तेजी से फैली होगी। फिर कहां-कहां ये आग पहुंची? देखते देखते लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, ग्वालियर, इलाहाबाद, फैजाबाद, बिहार में आरा, मतलब उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में विद्रोह फैल गया। और जैसा हमने कहा, सिर्फ सिपाही नहीं, आम लोग भी जुड़े। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। किसान, जमींदार जिनकी जमीनें छीनी थीं, कारीगर, सब साथ आ गए। हर जगह लगभग एक ही पैटर्न था। सरकारी दफ्तरों पर हमला, खजाना लूटना, अंग्रेजों को मारना। और इस दौरान कई स्थानीय नेता भी उभरे जिन्होंने कमान संभाली। कुछ बड़े नाम अगर हम याद करें। जरूर। कानपुर में थे नाना साहेब, जो आखिरी पेशवा के दत्तक पुत्र थे। उनके साथ थे उनके बेहतरीन सेनापति तांत्या टोपे और अजीमुल्ला खां। और लखनऊ में? लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर की तरफ से कमान संभाली। बड़ी बहादुरी से लड़ी वो। बरेली में खान बहादुर खान थे। और बिहार के बाबू कुंवर सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका जिक्र तो जरूरी है। अरे बिल्कुल। बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, सोचिए 80 साल की उम्र में उन्होंने तलवार उठाई और अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। अविश्वसनीय। और रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उनका नाम तो वीरता का प्रतीक है। जब उनके दत्तक पुत्र को वारिस मानने से इनकार किया तो उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, ये वाक्य तो अमर हो गया है। पुरुषों के वेश में मैदान में उतरी, लड़ी, ग्वालियर के पास लड़ते लड़ते वीर गति पाई। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज तक ने उनकी तारीफ की। उन्हें भारत की जोन ऑफ आर्क भी कहते हैं। और तात्या टोपे, वो तो रानी के बाद भी लड़ते रहे। हाँ, तांत्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। जंगलों में छिपकर महीनों तक अंग्रेजों को छकाते रहे, लेकिन आखिरकार अप्रैल 1859 में धोखे से पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। इतने वीर नेता, इतना जोश, आम लोगों का साथ, फिर भी ये क्रांति सफल क्यों नहीं हो पाई? क्या कमियां रह गई? देखिए, असफलता के पीछे भी कई वजह थीं। सबसे बड़ी कमी शायद एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की थी। बहादुर शाह जफर नेता तो थे, पर बूढ़े थे। उनमें वो संगठन क्षमता नहीं थी। सब अपने अपने स्तर पर लड़ रहे थे। हाँ बिल्कुल। नाना साहेब कानपुर में, बेगम लखनऊ में, रानी झांसी में, सब बहादुर थे, पर आपसी तालमेल, एक साझी रणनीति, उसका अभाव था। कोई एक राष्ट्रीय सोच नहीं बन पाई थी। और क्या ये पूरे भारत में फैला था? ये भी एक सवाल है। नहीं, ये भी एक बड़ी कमजोरी थी। विद्रोह का असर मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल का बड़ा हिस्सा, ये सब या तो शांत रहे या अंग्रेजों के साथ। यहाँ तक कि कुछ भारतीय शासकों ने अंग्रेजों की मदद भी की। हाँ, ये कड़वा सच है। पंजाब के सिख शासक, नेपाल के गोरखा, हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया, इन्होंने विद्रोह दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। और हथियारों और संगठन का फर्क? वो तो था ही। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, टेलीग्राफ जैसा तेज संचार साधन, ज्यादा अनुशासित सेना, बेहतर कमांडर, जबकि विद्रोही पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे थे। संगठन ढीला था। तो आखिरकार अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। कैसे? और इसके बाद क्या बदला? भारत के लिए इसके नतीजे क्या रहे? अंग्रेजों ने बहुत क्रूरता से विद्रोह को कुचला। दिल्ली पर सितंबर 1857 में फिर कब्जा किया। वहां भयानक कत्लेआम हुआ। बहादुर शाह जफर पकड़े गए, मुकदमा चला और उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। लखनऊ, कानपुर, झांसी, हर जगह विद्रोहियों को बेरहमी से मारा गया। हजारों लोगों को फांसी दी गई, तोपों से उड़ाया गया, गांवों के गांव जला दिए गए। और राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? सबसे बड़ा बदलाव था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। अच्छा। और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। भारत अब सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में भी कुछ बदला, कुछ सीखा उन्होंने? हाँ बिल्कुल। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा आई। उसमें भारतीय राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि अब उनके राज्य नहीं छीने जाएंगे, उनके अधिकार, सम्मान का आदर होगा। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म। हाँ, और ये भी कहा गया कि धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। सेना को दोबारा संगठित किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके यूरोपीय सैनिक बढ़ाए गए ताकि फिर ऐसा न हो। और वो फूट डालो और राज करो वाली नीति, उस नीति को और ज्यादा मजबूती से लागू किया गया। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भारतीयों को आपस में लड़ाकर ही राज किया जा सकता है।
तो उन्होंने जानबूझकर हिंदू, मुसलमान, ऊंची नीची जाति, अलग अलग समुदायों के बीच खाई बढ़ाने का काम शुरू किया। ये तो बहुत दूर तक असर डालने वाली बात हुई। चलिए एक बार जल्दी से कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं जो याद रखनी चाहिए। जरूर। मंगल पांडे पहले शहीद, 10 मई 1857 मेरठ विद्रोह की शुरुआत, बहादुर शाह जफर नेता बने, रंगून में मृत्यु, नाना साहेब, तांतिया टोपे कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह बिहार, रानी लक्ष्मीबाई झांसी प्रमुख नेता। रानी लक्ष्मीबाई भारत की जोन ऑफ आर्क। हाँ, वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और सबसे बड़ा नतीजा, कंपनी राज खत्म, ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू। तो कुल मिलाकर 1857 का ये महासंग्राम भले ही अंग्रेजों को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुआ, पर इसने ब्रिटिश राज की नींव जरूर हिला दी। बिल्कुल। ये पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग वर्ग के लोग एक साथ विदेशी शासन के खिलाफ खड़े हुए। भले यह सफल रहा, पर इसने पूरे देश में एक राष्ट्रीय चेतना जगाई, एक प्रेरणा बना आगे के आंदोलनों के लिए। हाँ, इसने ये एहसास दिलाया कि अगर एकजुट हों तो अंग्रेजों को चुनौती दी जा सकती है। इसी भावना ने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। ये सोचने वाली बात है कि अगर उस वक्त पूरे देश में एकता होती, एक साझा नेतृत्व होता, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। हाँ, इतिहास में अगर मगर तो हमेशा रहता है, पर एक और सवाल ये विद्रोह छोड़ जाता है, वो ये कि अंग्रेजों ने इसके बाद जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, उसका असर कितना गहरा और स्थायी रहा। धर्म और जाति के नाम पर जो बंटवारे उस समय गहरे किए गए, क्या हम आज भी कहीं ना कहीं उसकी छाया में जी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचते रहना चाहिए। बिल्कुल, इतिहास से सबक लेना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। शुक्रिया।